आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में क्लास 12th के लिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये रामबाण एक्चुअल में लिखा क्यों है, रीजन ये है क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये वो उस रामबाण की तरह काम करने वाले हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस मोमेंटम से करने हैं, किस किस तरीके से करने हैं, चैप्टर कौन से आने वाले हैं, ये सारी चीजें। तो इसी वजह से ये नाम रखा गया है कि सीरीज का रामबाण। यानी कि इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है और सारी की सारी चीजें यहीं से होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले हम एक एक चीजें पूरी समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपको जितने भी अब एग्जाम होने वाले हैं वो इस चैनल पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चन होने वाले हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो चैप्टर होने वाले, चैप्टर कौन कौन से होने वाले पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये चैप्टर है, चैप्टर हमारे पास जो होने वाले इकोनॉमिक्स के, पहले इसको रेस कर देते हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो चैप्टर जो होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के होने वाले हैं, देखो कोड तुम्हारा 318 रहने वाला है। जो आपके पूरे चैप्टर हैं उनमें से सिर्फ आपको ये ही चैप्टर करने हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स करने वाले हैं, सबसे पहले बात करूं मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेथड ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको होने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये पूरी लिस्ट रहने वाली है। देखो, ये हमारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने लास्ट डिस्कस करें। तो अगर मैं बात करूँ फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बाद प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नेशनल इनकम रिलेटेड टू एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड बजट, ठीक है। सॉरी। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर, पहले इनको इरेज कर देते हैं। अगर आप बात करते हैं उस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की जो आप जिसके लिए वेट कर रहे हो कि यार एग्जाम में अब ये चैप्टर तो हमें पता लग गया कि ये आने हैं, लेकिन हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। तो देखो, कुछ चीजें तो मैंने सिलेक्ट कर रखी है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे चैप्टर लेसन 8 है हमारा, मेथड्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्या करना है, देखो मीन करना है, मॉड करना है, मीडियन करना है। ये वही है जो क्लास 10th में आप करते थे, ठीक है। क्लास 10th के अंदर जो मीन मॉड मीडियन करा है, उसी तरीके से ये डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। यानी कि आपको एक पता होगा एक सिंगल सीरीज आती है, जैसे कि एक्स लिखा आता था, एक आता था एफ एक्स वाला आता था। तो आप इन दोनों को करके जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। मोड तो आपको पता ही है कि अगर मेन कर रहे हो तो मोड आपको समझना जरूरी है, मोड आपको करना ही करना है। और उसके बाद मीडियन। अब मीडियन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मीडियन से ना बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। लेस देन, मोर देन, ये बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। लेस देन मोर देन तो यार तुम्हारा आएगा ही आएगा, ऐसा होता ही नहीं है कि कभी आए ना, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म एंड कंडीशन वाला है ना लेस देन मोर देन का, कि ये हर एक एग्जाम में आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आप प्रिपेयर कर रहे हो सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन मॉड मीडियन आपको होने चाहिए। दूसरा, अगर देखो तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो वो आपसे थ्योरी और पूछ लेगा, थ्योरी में पूछेगा मेरिट। तो आपको प्रैक्टिकल तो करना है, लेकिन इसके मेरिट और डिमेरिट भी करने हैं, रिलेशन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इसके मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक में पूछता है, अर्थमेटिक में, जिसमें ये आपको ज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। ये ज्यूम करके जनरली क्वेश्चन वही रहते हैं अर्थमेटिक में। कंटिन्यूस सीरीज पूछ लेता है, स्टेप डेविएशन पूछ लेता है, बहुत बार, बहुत कम चांस होते हैं कि पूछेगा, लेकिन देखो करके तो जाना ही है। कंबाइंड मीन आपका एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये जो कंबाइंड मीन है ना, ये वाला
कंबाइंड मीन ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंबाइंड मीन आपको अच्छे तरीके से बहुत तरीके से करना है। क्वार्टर डेविएशन यानी कि Q1 Q3 वाला पूछेगा, यानी कि देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप मीडियन करोगे ना तो मीडियन के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये है क्या। क्योंकि अगर मीडियन कर लिया और मीन कर लिया ना तो मोड तो आपका हो ही जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मीन और मीडियन का। ये दोनों ठीक से करते हो तो अर्थमेटिक आप सीख लो, कंटिन्यूस भी आपको समझ में आ जाएगी, स्टेप डेविएशन भी समझ में आ जाएगा। कंबाइंड मीन का एक अलग सा मेथड चलता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, N2 X2 होता है। अगर टर्म बढ़ती रहेगी तो इसमें N1 N3 भी आता रहता है, और इसको हम N1 प्लस N2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये काफी चीजें पूछता है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 8 के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले इसको ठीक से रेस कर देते हैं, वरना किसी और चैप्टर की चीजें किसी और चैप्टर में चली जाएंगी। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से जो चीजें पूछता है ये सामने लिखी हुई है, बिल्कुल तरीके वाली चीजें मैंने लिख के दे रखी है। रेंज आपसे पूछेगा, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, रेंज काफी टाइम पूछी गई है, काफी टाइम पूछी गई है। क्वार्टर डेविएशन, सेमी क्वार्टर डेविएशन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर डेविएशन है क्या, यानी कि Q1 Q3 एक्चुअल में निकलता कैसे है। ये डायरेक्ट भी पूछ लेता कि आपको एक रेंज दे देगा, नंबर में दे देगा, डॉट डॉट, मतलब कि कुछ नंबर्स होते हैं, डॉट डॉट तो नहीं आएगा, टॉम एंड जेरी वाली भाषा तो पूछेगा नहीं। तो आपसे वो टर्म्स एंड कंडीशन पे ये पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्या करना है, सबको प्लस करना है, डिवाइड बाय कर देना है, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी उससे Q1 आ जाएगा, Q3 भी आ जाएगा, N+1 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो अपना Q1 आ जाता है, और इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q3 भी आ जाता है। लेकिन अगर आपने मीडियन ठीक से करा है तो मीडियन में हम लेते हैं n/2, लेकिन क्वार्टर डेविएशन में ना क्वार्टर में लेते हैं हम n/4। तो मेरे भाई मीडियन बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि मीडियन ना इन चीजों को बहुत डिमांड करता है। क्वार्टर डेविएशन, सेमी क्वार्टर डेविएशन आपको यहाँ से समझ में, मेन डेविएशन आप जब अर्थमेटिक मीन करोगे तो मेन डेविएशन आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन काफी बार पूछा जा चुका है, हालांकि सीबीएसई के लिए डिलीट है, लेकिन बहुत बारी पूछा जा सके। और लॉरेंस का, ये सारी चीजें आपको इस वाले चैप्टर से करनी। अगर बात करें कोरिलेशन के बारे में, भाई कोरिलेशन में ना देखो कुछ ज्यादा चीजें निकलती नहीं है, अदर रिलेशन तो वो ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन वो सीधा सीधा चीजें पूछेगा। तो भाई प्रैक्टिकल आपसे जब पूछेगा ना तो प्रैक्टिकल पूछेगा रैंक कोरिलेशन। देखो रैंक कोरिलेशन में अगर मैं बात करूँ, जो रैंक कोरिलेशन होता है ना वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल रैंक। नॉर्मल रैंक का मतलब है कि ये रैंक रिपीट नहीं करेगा। एक होता है रिपीट रैंक। अब रिपीट रैंक ना बड़ा मैटर खराब कर देता है। रिपीट रैंक में ना चीजें सोच समझ के करनी होती है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन से तरीके वाले हैं, कि आप एक क्वेश्चन करो या दो क्वेश्चन करो जिससे आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो अगर जिसको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो अगर मैं बात करूं कार्ल पियर्सन के बारे में, अब कार्ल पियर्सन ना काफी चीजें हैं यार। देखो कार्ल पियर्सन में ना आप एक तरीके से मीन ही निकालते हो। क्या करते हो, एक टर्म दे रखी होती है आपको, उसको प्लस करोगे, सिग्मा x/n कर दोगे, x बार आ जाएगा। इसी तरीके से वाई से करते हो। तो कार्ल पियर्सन भी काफी टाइम पूछा जाता है, तो कार्ल पियर्सन आपको बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट करना है। तो कोरिलेशन से यहीं से यही चीजें इंपॉर्टेंट निकलती है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि लेसन 11 के बारे में, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर में ना चीजें बहुत ही सिस्टमेटिकली पूछा जाती है। इंडेक्स नंबर पे ले आते हैं, इंडेक्स नंबर पूछ सके। तो इंडेक्स नंबर में सामने आपको दे रखा है, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है नहीं हमें कि इंडेक्स नंबर में ये कर क्या रहा है। डिफरेंस बिटवीन द वेटेड एंड द अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा आपसे लेस्पियर की, भाई लेस्पियर, पाशे और फिशर। लेस्पियर, पाशे और फिशर ये तीनों ठीक से कर लो। वेटेड मीन वाला कर लो, सॉरी वेटेड इंडेक्स नंबर वाला कर लो, ठीक है ना। एक कंज्यूमर इंडेक्स होता है, ये कर लो, ये रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर मैं थोड़ा सा मॉड्यूल बताया तो इसमें यार देखो P1 होता है और P0 होता है। तो जो बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा या P0 और P1 होता क्या, बता देता हूँ। P0 होता है प्रीवियस प्राइस, P1 होता है करंट प्राइस। इसी तरीके से क्वांटिटी होती है हमारी, जैसे Q1 होती है तो Q1 को हम लेते हैं करंट क्वांटिटी और Q0 को लेते हैं हम प्रीवियस क्वांटिटी। तो इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन जो होते हैं तुम्हारे डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी वर्क इससे बहुत ही कम पूछेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा निकल के आते हैं।
तो आपको करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को फोकस करना है, लेकिन अगर थ्योरी में पूछेगा तो सिर्फ इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। तो इंडेक्स नंबर के बारे में चीजें ज्यादा पूछेगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं और सारी चीजें, अदरक की जगह लहसन चली जाएगा, लहसन की जगह अदरक चली जाएगी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में। अब सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ ना, तो सेंट्रल प्रॉब्लम एक माइक्रो का पार्ट है। माइक्रो में मैंने यहाँ पर ना कुछ चीज़ें लिख रखे हैं। अब ये कोडिंग लैंग्वेज है। कोडिंग लैंग्वेज क्या है मैं बता देता हूँ। कोडिंग लैंग्वेज ना ये जावा वावा की नहीं है, ये इको की है भाई। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये समझेंगे कि पीपीसी क्या है। पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, इसको फ्रंटियर भी कहते हैं। एफ है ना, एफ का मतलब होता है फ्रंटियर। भैया मीनिंग एक ही है, जो राम है वही श्याम। तो ये समझ ले, जो चाचा है वही भतीजा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओपी कोस्ट, ओपी यहाँ पर ओपी द ढाबा नहीं है। ओपी कोस्ट का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हम एक चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं उसके बदले में हमें एक चीज़ गेन होती है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब किसी भी चीज़ को न्यूमेरिक काउंट होता है कि अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं तो कितने गेन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और सेंट्रल प्रॉब्लम भैया, ये चार क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं पास हो जाऊँ और अच्छे मार्क्स से ही पास हो जाऊँ, तो ये चारों चीज़ें आपको सेंट्रल प्रॉब्लम में आपके इकोनॉमिक चैप्टर में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। अभी तक जो भी चीज़ें, अगर कोई डाउट लगे ना तो यार आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो कि सर हमें ये कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ भी चाहिए ना प्रैक्टिकल, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बस टारगेट ये आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाना चाहिए। तो अब देखो आगे दे रखा है डिमांड। और चलो आपको एक सरप्राइज दिखाते हैं, चलो आज डिमांड में ना, डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। डिमांड के देखो कोई है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा ना। अब डिमांड की अगर बात करें तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन निकलता है ना डिमांड का, वो निकलता है फैक्टर डिमांड, यानी कि वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलता है। क्वेश्चन नंबर दो जो निकलता है, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअली डिमांड, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चीज़ें ना लिखूंगा नहीं, चीज़ें यही समझाऊंगा। तो जो बच्चे अटेंशनली इस वीडियो को देख रहे होंगे वो फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। तो भाई एक काम करना है, आपको एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ों को टॉपिक समझाऊंगा, इसको बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहें। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड होती है। अच्छा, अब जो अगर मैं बात करूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है ना, वो भाई मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस पर रिलीज कर देते हैं यार। क्वेश्चन नंबर अगर मैं थर्ड की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन आता है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फोर है आपका, वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कर लो, और एक पढ़ लो फिल्ड्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों ही करने हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी करना और वो भी पढ़ना है जहाँ जहाँ भी फेल होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तो आपको, जब लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ोगे ना तो उसमें देखो एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि व्हेन अदर फैक्टर आर बीइंग कांस्टेंट, लिख देते हैं लाइन में, व्हेन अदर फैक्टर आर बीइंग कांस्टेंट,
तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड में नहीं लिखते हो ना ये लाइन, तो फिर आप भूल जाना कि आपको पूरे ठीक से नंबर मिल जाएंगे। ये जो लाइन है ना, ये लॉ ऑफ डिमांड की ना जान है। कि लॉ ऑफ डिमांड में आपको पता ही है यार, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिलती है, ज़्यादा चीज़ें कम पैसों में मिलती है, मतलब वाइस वर्दे कंडीशन होती है। बचपन में आता था 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, और एक जगह मिलती थी 1 रुपए की 2, तो हम वहीं जाते थे जहाँ 1 रुपए की 4 मिलती थी। लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि वेन एवर अदर फैक्टर आर बीइंग कांस्टेंट, ये पूरा डीपली नॉलेज है। अगर किसी को डिमांड समझना हो तो बता देना। डिमांड समझने के लिए पूरा टाइम चाहिए पर्टिकुलर, अभी तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगर टॉपिक समझने है तो फिर उसके लिए अलग क्लास चलेगी यार। तो ये बात बता दो लॉ ऑफ डिमांड की है। और आपको ये भी पढ़ना है कि फेल्स कहाँ कहाँ होते हैं। हमने ये तो सीखा है कि लॉ ऑफ डिमांड में भी दिखाया जाता है कि प्राइस कम हो तो चीजें ज्यादा मिलती है, व्हेन अदर फैक्टर आर बीइंग कांस्टेंट, इफ प्राइस इज इंक्रीज डिमांड इट विल बी डिक्रीज। इसकी असली डेफिनेशन ये होती है कि डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है उनकी, मतलब कम लेने लगते हैं, चीजें महंगी हो रही है तो। लेकिन ऐसा हर बारी जरूरी नहीं होता कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम ही होगी। डिमांड बहुत बारी ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। भाई रात को मान के चलो 11 बज रहे हैं, अब 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और फूड आपको भूख लग रही है, तो देखो कोई आपको राजमा चावल 50 रुपए वाले 200 के देगा, आपको लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि प्राइस हाई है। इसका मतलब ये थोड़ी आप भूखे रह जाओगे। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बता रहा है कि फेल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यही बता रहा है कि जब चीजें प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। क्योंकि भाई बहुत बारी होता है ऐसा कंडीशन, यानी कि अब जैसे देखो तो चर्चे समय के होते, उनको आप 10 की टिकट 20 की बेचो, वो लेंगे। क्यों लेंगे? उड़क लग रही है भाई, पीनी है उनको। तो ये हमारे आसपास इकोनॉमिक्स ना घूम रही है। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, बस आपको प्रैक्टिकल कर समझने की जरूरत होती है कि ये हमें करना क्या है। ठीक है, चलो अगर बात करें इसके आगे, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। डिमांड के अंदर मैंने आपको बता दिया, फैक्टर बता दिए, और लॉ ऑफ डिमांड बता दिया, फेल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बता दिया, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको हम बात करें कि जो सप्लाई है, सप्लाई का भी सेम ही क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस पार्ट में इतना ही रखने वाले हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो कि आपको किस किस चैप्टर के चाहिए। ये मॉड्यूल बता रखा था क्या देखिए कि आपको इस चैप्टर के मोटे मोटे ये है। अब आपको अगर जिस चीज चैप्टर के चाहिए वो आप मुझे बताओ कौन कौन से चैप्टर के चाहिए। मैं आपको एक नंबर मेंशन कर देता हूँ। जब तक आपका इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं होता, आप यहाँ पर मैसेज करके फुल ऑफ चीजें, मतलब सारे चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट ले सकते हो। ये नंबर दे देंगे, ठीक है, देखो नंबर दे देंगे, चलो बहुत बारी लगता है 9654 है ये। 9654373369। इस नंबर पे आप इन दोनों नंबर पे ना मैसेज कर सकते हो। अगर आपको पूरे चैप्टर पे चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैसेज करो, अपना नाम बताओ। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से ना डाउट है ना तो बताओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने के लिए भी तैयार है, तो प्रैक्टिकल भी दूंगा। बट टारगेट यही है, साथ में जुड़े रहना भाई, साथ में मिलकर करेंगे और एग्जाम निकाल देंगे। जैसे अब आपको लग रहा होगा यार सर ने तो बताया कि भाई इतने सारे चैप्टर बता दिए, इंपॉर्टेंट तो 3-4 के बताए। भाई 3-4 के इसलिए बताए हैं क्योंकि देखो पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप और चैप्टर के इंपॉर्टेंट, जिसको जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चाहिए वो बताओ। अगर सारे चैप्टर के चाहिए तो पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि अगर यहाँ सारी पीडीएफ दे देंगे यार तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं ना, जो जनरली पढ़ना चाह रहे हैं हमसे, और जो देखो पहली बात बता दो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, पैसा वैसा नहीं लगेगा कोई। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो के एंड तक रहे उनको पता लग गया होगा यार फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री का चंदन है, तो अच्छी तरह घिसो, क्या दिक्कत आ रही है पूछो। और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको बस एक काम करना है यार कि कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चीजें साथ साथ अपडेट होती रहेंगी। चैनल पे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। नंबर आपको दे दिए मैंने, यहाँ पर नंबर पर मैसेज करो, जो डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल मत करना, मैसेज करना। चलो होपफुली मिलते हैं यार जल्दी से अगली वीडियो के साथ, और अगले चैप्टर की वीडियो, मतलब अगले जो आपका सब्जेक्ट है उसके वजह से मिलते हैं। अब मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अगर साथ में जुड़े रहे ना तो भाई पास तो छोड़ दो, कम से कम 70% तो दिलवाई देंगे, ये मेरी शॉर्ट है। लेकिन साथ में जुड़े रहना,
जो जो चीजें हैं साथ साथ जुड़े रहो, पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम जब चालू होगा ना, तो एग्जाम तो सबको देखो डेट लगी होगी, तुम्हारे एग्जाम जो चालू होने हैं ना वो दोपहर में 2:30 बजे चालू होंगे। तो भाई 2 बजे आप एंट्री मार लोगे, 2 बजे एंट्री मार लोगे, लगभग मैं बता दूं, अगर उस दिन 12 या 1 बजे भी आप पूछोगे ना कि सर क्या क्या आने वाला है, तो भाई मैं आपको वो चीजें बता दूंगा कि जो एट मोमेंट पे, क्योंकि हर एक जगह ना, देखो एक बात मैं बता देता हूँ, हर एक चीज के लिए ना एक अल्टीमेटली टाइम होता है। अब कोई मरीज होता है ना, अगर कोई मरीज बहुत ही एंड केस पे है तो उसको इंजेक्शन नहीं लगते हैं भाई। इंजेक्शन क्यों लगते हैं? क्योंकि अब उसको बूस्ट करना है। तो मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको कितना आता है, आपको समझना क्या है। इसी वजह से मैं ये पूरे चैप्टर की वीडियो नहीं डाल रहा, अभी तो सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट नहीं बताए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई डेफिनेटली आप पूछोगे पूछोगे और साथ में आओगे। चलो ज़्यादा बतौलिया नहीं करते, सीधा मूवमेंट पे आते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, अगर उनको भी पास कराना चाहते हो। नहीं पास कराना चाहते तो भाई मत करना, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगले जी जल्दी से अगले सब्जेक्ट की वीडियो के साथ।